बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एंजाइमेटिक इनहिबिशन को डिस्कस करना है। एंजाइमेटिक इनहिबिशन, सबसे पहले इसका मतलब क्या है। इनहिबिट कहते हैं किसी चीज़ को रोकना, तो लफ्ज़ी मतलब क्या होगा कि एंजाइम के एक्शन को रोकना। तो रोका कैसे जाएगा? कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम के काम में मुदाखलत करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं, तो ऐसे केमिकल को इनहिबिटर कहा जाता है। ये करेंगे कैसे? इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे लेकिन प्रोडक्ट तो बनाएंगे नहीं, बल्कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, ब्लॉकेज में दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो टेम्पोरेरी आर्जी तौर पे ब्लॉक करेंगे या परमानेंटली। टेम्पोरेरी करेंगे तो ये डिफरेंट कैटेगरी के इनहिबिटर होंगे, परमानेंटली करेंगे तो ये डिफरेंट कैटेगरी के इनहिबिटर होंगे। आगे हम दो टाइप पढ़ेंगे इसी बिहाफ पे। तो ये जो फिनोमिनन है, ये जो प्रोसेस है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी को रोका गया है, इनहिबिटर रोकने वाले हैं, तो इसको एंजाइमेटिक इनहिबिशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे, अच्छा ये वाली एग्जांपल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बाज़ दफ़ा काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन ये मेटाबॉलिक पाथवे की शक्ल में हो रहे होते हैं। ये बात पहले लेक्चर में डिस्कस हो चुकी होती, और हर मेटाबॉलिक पाथवे का जो रिएक्शन है उसको कोई ना कोई एंजाइम क्या कर रहा होता है, कैटालाइज कर रहा होता है। लेकिन जब प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट होती है, जो इस पूरे पाथवे की आखिरी और हतमी प्रोडक्ट होती है, जब ये ज़रूरत से ज़्यादा होती है किसी एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। तो यहाँ भी एंजाइम इनहिबिशन हो रही है, तो इस एंड प्रोडक्ट के एंजाइम के इनहिबिट करने का फ़ायदा क्या होगा कि जो एंड प्रोडक्ट है वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बनेगी। यानी सेल क्या करता है, इस मैकेनिज्म के ज़रिए से, इसको हमने फीडबैक इनहिबिशन कहा था, कि इस मैकेनिज्म के ज़रिए से सेल अपनी प्रोडक्ट के लेवल को कंट्रोल में रखता है। तो सेल के अंदर किसी चीज़ का कंट्रोल में रहना ज़रूरी है, ना ज़रूरत से कम हो ना ज़रूरत से ज़्यादा हो। तो बहरहाल एंड प्रोडक्ट भी बाज़ दफ़ा एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए चाहिए होती है ताकि वो प्रोसेस रेगुलेट कंट्रोल में रहे। अच्छा, इसी तरह आपने एक मेडिसिन सुनी होगी एस्पिरिन। तो काफ़ी सारी ड्रग जब काम करती हैं वो इनहिबिटर्स की शक्ल में काम करती हैं, यानी वो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रही होती है। हमारी बॉडी में बाज़ दफ़ा कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कुछ केमिकल्स बनाना शुरू कर दें, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स हैं, ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, बॉडी के अंदर पेन काज करते हैं। क्लियर? लेकिन अगर आप देखें, जब हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये जो केमिकल्स हैं ये बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। तो अगर ये बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं तो बॉडी इनको बनवाती क्यों है? यानी बॉडी के पास ऐसे एंजाइम क्यों मौजूद है जो इन केमिकल्स को बनवा रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और पेन हो रहा है। बेसिकली ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी का अलार्म है, और अलार्म बजने का मतलब क्या है कि अलार्म का काम क्या होता है, किसी बंदे को आगाह करना। तो ये जितनी भी हमारे पास इस तरह के केमिकल्स होते हैं, जैसे एलर्जी कुछ केमिकल्स की वजह से होती है, वो भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इस तरह के जो केमिकल जो एलर्जी काज कर रहे हैं, जो इन्फ्लेमेशन काज कर रहे हैं, जो फीवर काज कर रहे हैं, ठीक है, जो पेन काज कर रहे हैं, ये अलार्म्स हैं। यानी जब हमारी बॉडी में कुछ गलत होने लगता है तो ये अलार्म्स की शक्ल में, इन इन्फ्लेमेशन की शक्ल में, फीवर की शक्ल में, पेन की शक्ल में, एलर्जी की शक्ल में रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जो हमारी बॉडी को हमें बता रहा होता है कि बॉडी में कुछ गलत होने वाला है। क्लियर? लेकिन अगर अलार्म बजता चला जाए तो इसका मतलब है कि बॉडी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, तो इसका इलाज किया जाए। तो अगर थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो बॉडी में वो तो फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर ये काम मुसलसल होता रहे, ये अलार्म बजता रहे, तो फिर बॉडी के लिए नुकसानदेह होगा। तो एस्पिरिन क्या करती है, उन एंजाइम को जिन्होंने प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाना है उसको वो ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, पेन है, सप्रेस हो जाता है। सप्रेस का मतलब कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इस वजह से आपने सुना होगा कि डिस्प्रिन खाने से सर का दर्द, जिस्म का दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे जो पॉइजन हैं वो इनहिबिटर की शक्ल में एक्ट करते हैं। जैसे साइनाइड एक पॉइजन है। ये क्या करते हैं, हमारे सेल के अंदर कुछ एंजाइम है जिनको कहा जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस। ये सेलुलर रेस्पिरेशन करवाते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, ये फूड को तोड़ेंगे और उससे एनर्जी निकालेंगे। तो आपको पता है कि सेल को हर वक्त क्या चाहिए होती है, लेकिन अगर ये प्रोसेस ब्लॉक हो जाए तो सेल की डेथ हो जाएगी। अब साइनाइड करता क्या है, ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है
इसकी एक्टिव साइट में कुछ मेटल्स होती हैं, कॉपर और आयरन, ये इनके साथ बाइंड करता है, जिसकी वजह से उसकी एक्टिव साइट ख़राब हो जाती है। जब एक्टिव साइट ख़राब होगी तो ये वाले काम सही तरह काम नहीं करेंगे और सेलुलर रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाएगी, सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी और सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो। तो सेल डेथ का मतलब अगर हमारी बॉडी में ये काफ़ी सारे सेल की डेथ हो जाए तो पूरे इंसान की डेथ हो जाती है। तो इस वजह से जहर खाने से इंसान मर जाता, साइनाइड खाने से इंसान मर जाते हैं। और ये जब साइटोक्रोम के साथ बाइंड करता है तो ये परमानेंटली करता है। तो इस वजह से ऐसा हमारे पास इनहिबिटर जो किसी एंजाइम को परमानेंटली ख़त्म कर दे, ख़राब कर दे, वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहलाते हैं। तो साइनाइड एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता कैसे, एक उसकी एक्टिव साइट में जो कॉपर और आयरन है उसको डिस्ट्रॉय कर देते, ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि सेल ने फूड से जो एनर्जी निकालनी है तो सेल को एनर्जी सही तरह मिलेगी नहीं, सेल की डेथ हो जाएगी। और सेल की डेथ होने का मतलब ये है, हो सकता है खुदा ना खास्ता अगर ये दिल में हो तो इंसान के पूरे की डेथ हो सकती है। आगे टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, हमारे पास इनहिबिटर की दो मेजर कैटेगरीज हैं, दो आज पढ़ेंगे, दो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो पहले तो इस लफ्ज़ का मतलब समझेंगे कि कंपटीशन से क्या मुराद है। कंपटीशन कहते हैं उसको है कि जब चीज़ कम हो और हासिल करने वाले ज़्यादा हो, जैसे वर्ल्ड कप एक होता है और हासिल करने वाले आमतौर पे काफ़ी सारी टीमें होती हैं। तो मुकाबला कब होगा कि जब चीज़ थोड़ी हो और हासिल करने वाले ज़्यादा हो। तो यहाँ इससे मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एंजाइम की एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट, लेकिन इस एक्टिव साइट के ऊपर कौन बैठेगा, तो इसके उम्मीदवार दो हैं। एक इसकी अपनी सबस्ट्रेट जिसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, और एक दूसरा मॉलिक्यूल है जो इनहिबिटर का काम कर रहा है। अच्छा, दोनों में ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर एक जैसा है। ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर क्या है, हल्की सी इसमें आप कह सकते हैं चेंज है, हल्की सी चेंज, दोनों में आपको थोड़ी सी चेंज नजर आ रही होगी। और दोनों का मुकाबला किसके लिए है, एक्टिव साइट के लिए। तो जाहिर बात है जब दो लोग एक चीज के लिए मुकाबला कर रहे होंगे तो वो कंपटीशन बनेगा। सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव दोनों एक्टिव साइट पे बाइंड कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि दोनों की जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट 95-98% एक जैसा है। तो इस वजह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बनने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि ये रिजेंबल करता हो, ये मिलता जुलता हो। रिजेंबल का क्या मतलब, मिलना, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से मुमासलत रखता हो। फिर दूसरा इसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये एक्टिव साइट के अंदर जो बाइंडिंग रीजन है उसके ऊपर कंपीट भी करता। कंपीट से मुराद क्या है, उसके पास आना भी चाहता हो। अच्छा, जब ये इस एक्टिव साइट के ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिकली बाइंडिंग साइट, चूंकि स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा है, तो बाइंडिंग साइट इसको सिलेक्ट कर लेगी, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर एक जैसा होने का मतलब ये नहीं है कि हूबहू एक जैसा है, थोड़ा सा फर्क तो है। तो इनहिबिटर आके यहां बाइंड कर गया क्योंकि इसकी शेप ऑलमोस्ट एक्टिव साइट की शेप की तरह मैच कर रही थी। लेकिन चूंकि ये सबस्ट्रेट नहीं है, ये फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब ये आके बाइंड करेगा प्रोडक्ट नहीं बनेगी, तो एंजाइम और इनहिबिटर के दरमियान कॉम्प्लेक्स बना रहेगा। अच्छा, जब इनहिबिटर आके यहां बाइंड कर जाएगा और प्रोडक्ट बन नहीं रही, तो सबस्ट्रेट को जगह नहीं मिलेगी। सबस्ट्रेट को, तो जब सबस्ट्रेट नहीं आएगी तो इनहिबिटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो नहीं रहा, लेकिन उसने एक्टिव साइट के ऊपर कब्जा किया हुआ है और सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं कर रही। तो इस वजह से ओवरऑल जो एंजाइम ने प्रोडक्ट बनाने वाला प्रोसेस है वो कुछ हद तक रुक जाएगा। आगे फिर हम डिस्कस करेंगे कि इनहिबिटर उतर सकता है या नहीं उतर सकता। तो ये आगे दो पार्ट है ना, कि उतर भी सकता है अगर टेम्पोरेरी ब्लॉकेज हो, और नहीं भी उतर सकता अगर परमानेंटली ब्लॉकेज हो। तो बहरहाल अभी आप लोगों ने याद रखना है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट की तरह है, और इस स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से वो बाइंडिंग साइट के ऊपर आके compete कर सकते हैं और बाइंडिंग साइट उनको सेलेक्ट भी कर लेती है। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है कि जब इनहिबिटर एक्टिव साइट पे आके बाइंड करते हैं तो वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं,
बजाय इसके कि एक्टिव साइट उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, उसको ब्लॉक कर देते हैं। डज नॉट परमिट द सबस्ट्रेट फॉर अटैचिंग, तो सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल है वो अटैच नहीं होगा और एंजाइम अपना काम नहीं करेगा। क्लियर? जैसे आपकी बुक में दो एग्जांपल दी गई है, मेलोनिक एसिड और काफी सारी एंटीबायोटिक, वो इस तरह काम करती है। मेलोनिक एसिड एक इनहिबिटर है और जिस एंजाइम का इनहिबिटर है उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, तो ये सबस्ट्रेट है और जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है उस प्रोडक्ट का नाम है फ्यूमेरिक एसिड, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड, या बाद दफा हम सक्सिनिक एसिड की जगह सक्सिनेट का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एट अगर लिखा हो ना एंड पे, सक्सिनेट, सक्सिनेट, तो ये भी एसिड को फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमरेट भी लिख देते हैं। अच्छा, सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट कैसे होती है? थोड़ा सा जैसे मैं कहता हूं सक्सिनिक एसिड ये 4 कार्बन वाला एसिड है, 1 2 3 4, और जो एंड वाले कार्बन है वो COOH बनाते हैं। क्या बनाते हैं? COOH। अच्छा, कार्बन के बारे में आप लोगों ने याद रखना है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं। COOH में 4 बॉन्ड पूरे होते हैं। COOH में ये वाला जो COOH है ये 4 बॉन्ड पूरे बना, मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ। COOH का मतलब ये है कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है और OH के साथ भी बॉन्ड बना रखा है, तो इसको हम जब कंबाइंड शक्ल में लिखेंगे तो ये C डबल, तो ये 4 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ 2 की गुंजाइश है, 2 के साथ हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सक्सिनिक एसिड बन गया। यानी सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन वाला एसिड है और जिसके दोनों एंड पे COOH लगा होता है और दरमियान में 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं। ठीक है, जब इससे फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो मैं यहाँ फ्यूमेरिक एसिड का फार्मूला लिखता हूं, तो आपने सोचना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जी देखो, COOH ये तो सेम है, अंदर वाले कार्बन में थोड़ा सा डिफरेंस आया, यानी इसके साथ 2 हाइड्रोजन थे लेकिन इसके साथ 1 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन थे, इसके यानी हर कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन इजाफी सक्सिनिक एसिड में लगा हुआ है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए इन 2 हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये रिएक्शन कब होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। यानी इन शॉर्ट सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? डिहाइड्रोजिनेशन करनी पड़ेगी। क्लियर? और आपको पता है कि अगर किसी चीज से हाइड्रोजन निकल रहे हो तो वो ऑक्सीडेशन भी कहलाता है, या इन शॉर्ट ये भी कह सकते हो कि सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीडेशन करनी पड़ी। अब ये जो डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन है ये काम कर रहा है सक्सिनेट अब नाम से आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि इस एंजाइम को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्यों कहा गया। ऐसा एंजाइम जो सक्सिनिक एसिड से डिहाइड्रोजिनेशन करे तो वो क्या कहलाता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनिक एसिड में से हाइड्रोजन निकाल के उसको फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है जो लिविंग सेल्स के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर मेलोनिक एसिड आ जाए तो मेलोनिक एसिड इस एंजाइम के साथ बाइंड तो करेगा लेकिन वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल चीज सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होना चाहिए था। मेलोनिक एसिड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिव साइट के ऊपर उसी तरह बाइंड करेगा जिस तरह सक्सिनिक एसिड करता है, लेकिन फर्क क्या होगा? सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, जो मेलोनिक एसिड है वो फ्यूमेरिक एसिड नहीं बनाएगा। अच्छा, हमने कहा कि दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है, तो मेलोनिक एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो बिल्कुल सक्सिनिक एसिड के तरह उसके एंड पर 2 COOH होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि सक्सिनिक एसिड में दरमियान में 2 कार्बन है लेकिन मेलोनिक एसिड में 1 ही कार्बन होता है। तो देखें ऑलमोस्ट एक जैसा है, सिर्फ इस 1 कार्बन का फर्क है और 2 हाइड्रोजन का फर्क है। क्लियर? तो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होने की वजह से ये इस एंजाइम के साथ बाइंड तो करता है लेकिन प्रोडक्ट
नहीं बनती। तो इसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहेंगे, क्योंकि ये एक्टिव साइट पर सक्सिनिक एसिड की तरह बाइंड तो किया है लेकिन उससे प्रोडक्ट नहीं बनी। अच्छा, काफी सारी एंटीबायोटिक भी इसी तरह काम करती है। एक बैक्टीरिया को जिंदा रखने वाले जो एंजाइम होते हैं वो जिंदा कैसे रखते हैं? काफी सारी सबस्ट्रेट होती है, उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो काफी सारी एंटीबायोटिक क्या करती हैं, वो जो सबस्ट्रेट जो वो बैक्टीरियल एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एंटीबायोटिक उन सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करती हैं फॉर द सेम एक्टिव साइट। यानी मैं कहता हूं कि ये एक बैक्टीरिया के एंजाइम था, ये उसकी सबस्ट्रेट थी जिसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, और वो प्रोडक्ट बैक्टीरिया की लाइफ के लिए जरूरी है। लेकिन एंटीबायोटिक क्या करती हैं कि सबस्ट्रेट की जगह खुद उन एंजाइम के साथ आके बाइंड करती हैं, और जब बाइंड करेंगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी, और जब प्रोडक्ट नहीं बनेगी तो सेल की चीज़ें नहीं बनेंगी, जब सेल की चीज़ें नहीं बनेगी तो सेल की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह काफ़ी सारी जो एंटीबायोटिक हैं वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम कर रही हैं उन एंजाइम के लिए जो सेल को या बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। तो इस वजह से एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मरते हैं। तो एंटीबायोटिक एक्ट एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम कर रही हैं, और इनकी वजह से बैक्टीरिया क्यों मरते हैं? दीज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम। तो ये बैक्टीरियल एंजाइम की जो सबस्ट्रेट है जिनसे वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो प्रोडक्ट उस बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। अगर ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि एंटीबायोटिक उस जगह आके बाइंड करती है, सो इनहिबिट द बैक्टीरियल एंजाइम, तो बैक्टीरिया के एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएंगे। क्लियर? अच्छा, दूसरे जो मॉलिक्यूल है, दूसरे जो इनहिबिटर हैं, वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नाम से जाहिर है कि कंपटीशन नहीं करे। कंपटीशन कहाँ हो रहा है? एक्टिव साइट के ऊपर, कि दोनों ही। अच्छा, अगर दोनों इकट्ठी आ जाएं तो फिर कौन बाइंड करेगा? अब सवाल ये भी तो है ना, हमने एक बात तो की है कि इनहिबिटर आ जाए, सबस्ट्रेट आ जाए, तो इनमें से एक बाइंड कर। सबस्ट्रेट अगर बाइंड करेगी प्रोडक्ट बन जाएगी, इनहिबिटर अगर बाइंड करे प्रोडक्ट नहीं बनेगी, रिएक्शन रुक जाएगा। लेकिन सवाल ये, अगर दोनों इकट्ठी आ जाए फिर कौन बाइंड करेगा? ये डिपेंड करती है कंसंट्रेशन, पावर। अगर इनहिबिटर की पावर ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो बाइंड कर जाएगा। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, वो बाइंड। और मे भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है काफी सारे रिएक्शंस के अंदर कि बाज दफा इनहिबिटर आके बाइंड करता है, लेकिन सबस्ट्रेट की जब अमाउंट बढ़ने लगती है तो वो सबस्ट्रेट इस इनहिबिटर को उतार के खुद सबस्ट्रेट यहां बैठ के प्रोडक्ट में दोनों पॉसिबिलिटी है। इसको परमानेंटली इनहिबिटर ब्लॉक भी कर सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, ज्यादातर क्या होता है कि जब हम सबस्ट्रेट की अमाउंट को बढ़ाते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में चल पड़ता है, कि वो इनहिबिटर को उतारता है, सबस्ट्रेट बैठती है और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। लेकिन बहरहाल दोनों में जो मुकाबला हो रहा है वो एक्टिव साइट के लिए हो रहा है, ठीक। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव मुकाबला एक्टिव साइट के लिए नहीं करते। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास ये एंजाइम है, ये सपोज कर लेते सबस्ट्रेट है, और ये आप कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, शेप के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो इसका मतलब है ये वाली चीज तो यहाँ के बाइंड करेगी नहीं, तो एक्टिव साइट पे ये चीज बाइंड। लेकिन ये इनहिबिटर क्या करते हैं, वो एंजाइम पर एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह जाके बाइंड करते हैं। आमतौर पे वो जगह जहां ये बाइंड करते हैं उसको एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है, एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। अच्छा, जब ये बाइंड करेंगे एक्टिव साइट पे, सबस्ट्रेट क्या बाइंड करेगी नहीं करेगी? तो इसका आंसर क्या है कि जब ये बाइंड करेंगे तो ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को टोटली बदल देंगे। अब जब एंजाइम का स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, अगर उसकी ओरिजिनल हमारे पास सबस्ट्रेट आ भी जाती है तो वो बाइंड कर ही नहीं सकती। तो जब बाइंड नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ब्लॉक हो जाए। लेकिन यहाँ भी वही पॉसिबिलिटी है कि बाज़ दफ़ा जब ये एंजाइम से हटती हैं तो दोबारा शेप बहाल हो जाती है, यानी इनकी रिएक्शन को भी हम किसी हद तक रिवर्सिबल कर सकते हैं अगर ये परमानेंट बॉन्ड नहीं बनता। क्लियर? तो नॉन कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट के लिहाज से तो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है नहीं, ना ये एक्टिव साइट पे बाइंड करती है, बल्कि ये एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम पर किसी और जगह बाइंड करेगी और फिर एंजाइम की शेप को बदल देगी। और अगर एंजाइम की शेप बदल जाती है, अल्टर हो जाती है, एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट फिट नहीं होगी और एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे सेल्स में एक रिएक्शन हो रहा है जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
वैसे इसके बहुत सारे और भी फंक्शन है, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफर कर रहा हूँ वो फंक्शंस, वो साइकिल जो एनर्जी से रिलेटेड है, उसका नाम है क्रेब्स साइकिल। उसका नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। क्लियर? तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है, या हमारे सेल को। तो इसमें क्या होता है, एक सक्सिनिक एसिड, कोएंजाइम ए, CO.A से मुराद कोएंजाइम ए, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट बनती है जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। दोनों को मिला के बना दिया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अच्छा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को बनाने वाला जो एंजाइम है, नाम से जाहिर है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेसिस से निकला है कि ऐसा एंजाइम जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को बनाएगा कैसे, इन दोनों में रिएक्शन करवा देगा और ये बनना शुरू हो गई। ठीक है, क्रेब्स साइकिल तेजी से चलना शुरू हो गया। लेकिन जो ही इसकी जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो जरूरत से ज्यादा होती है तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, और ये नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है कि ये किसी और, क्योंकि देखो ना सक्सिनिक एसिड और कोएंजाइम ए ये दोनों अलग-अलग मॉलिक्यूल थे जो इस एंजाइम के साथ अटैच हुए, तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये तो इसकी एक्टिव साइड में प्रॉपरली आएगा ही नहीं, तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। लेकिन जिस वक्त प्रोडक्ट कम होने लगती है ये वाली, तो ये फिर उससे अलहदा हो जाती है और रिएक्शन दोबारा अपनी पोजीशन को रिस्टोर करते हैं और रिएक्शन दोबारा शुरू हो जाती है। इसी को तो हमने कहा था ना कि जो एंड प्रोडक्ट होती है बाज़ दफ़ा वो अपने एंजाइम को रोक के रिएक्शन को थोड़ी देर के लिए रोक देती है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो कंट्रोल में रहता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाता, क्योंकि सेल के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें भी ख़तरनाक हैं और ज़रूरत से कम चीज़ें भी ख़तरनाक हैं। तो सेल अपने हर फंक्शन को कंट्रोल में रखता है। कंट्रोल से मुराद ये नहीं है कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा करवाएगा, नहीं, कंट्रोल का मतलब ये है कि विद इन लिमिट्स, ना हायर रेंज से ज़्यादा ना लोअर रेंज से ज़्यादा, तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल। तो ये हमारे पास इनहिबिटर की दो कैटेगरीज हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दो और कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।